हेलो हेलो। वो चले गंगा किनारे जो गए थे तो उसके बाद डेरा गए कहाँ? हम लोग चले गए थे उस पार, गंगा के उस पार। हाँ हेलो हेलो हेलो। चलिए आज हम लोग क्लास 7th को खत्म करते हैं, ठीक ना? क्लास 7th कितना नंबर पॉइंट तक हुआ था? 197, 197 होगा। अरे ये नहीं है यार, दूसरा पीडीएफ होगा, दूसरा पीपीटी है। पचहत्तर से 130। शिभिक कंप्लीट यही है। हाँ है, छोड़ दो ना, मिल गया। कितना तक हुआ था? 198 से 198। ना। चलिए आज हम लोग वही पराग कोश, पराग कण, वर्तिकाग्र, वर्तिका याद है? याद है? तो चलिए बॉडी पार्ट्स में वृद्धि के बाद क्या निकलता है? किसके बॉडी पार्ट्स में? प्लांट के। यहीं से होना था ना? अरे यहीं से होना था। तो बॉडी पार्ट्स में जो वृद्धि होता है तो उसके बाद क्या निकलता है? फूल और फल। पहले फूल निकलता है, उसके बाद क्या निकलता है? फल। फूल के पहले पास लिख दीजिएगा, पहले पहले निकलता है फूल, अब बाद में निकलता है फल। पहले निकलता है फूल, अब बाद में निकलता है फल। पहले निकलता है फूल, बाद में निकलता है फल। अच्छा बताइए, फूलों का प्रजनन का मुख्य भाग क्या है? फूल ना। प्रजनन, मुख्यतः प्रजनन किसकी सहायता से होता है? लिखेगा दोस्त मेरे, मुख्यतः प्रजनन, मुख्यतः प्रजनन, मुख्यतः प्रजनन अंग। पूछेगा कौन है तो कहेंगे क्या? फूल। मुख्यतः प्रजनन अंग कहेगा कौन है? आज गंगा घाट पे तहलका मचा दिए सर। तुम लोग बोले थे ना आज से पहले ऐसा कभी देखा नहीं होगा। हम पहले से कॉन्फिडेंट रहते हैं, हम जो कर रहे हैं वो होगा। यानी आज से पहले इतना भीड़ देखे थे गंगा किनारे? ये सबसे ज्यादा भीड़ जब अभी हमको लगता है जहां तक तो और नजर जा रहा होगा वहां तक बच्चे था। बताइए क्या हो जाएगा? बॉडी पार्ट्स में वृद्धि के बाद क्या निकलता है? फूल और फल। अब बताओ निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है? ये वो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। और मुख्यतः प्रजनन का अंग कौन सा है? फूल। अब देखो बीजांड से निकलता है बीज। बीजांड से क्या निकलता है? बीजांड से बनता है बीज, और अंडाशय से बनता है फल। अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का। क्लास 6 में क्लास किए होंगे तभी समझ में आएगा। अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का। बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीज का। अंडाशय से फल का, बीजांड से बीज का, अंडाशय से फल का। बीजांड से किसका निर्माण होगा? बीज का। अंडाशय से किसका निर्माण होगा? फल का। लिखे। अब फूलों का मुख्य प्रजनन भाग कौन है? पौधों का मुख्य प्रजनन भाग कौन है? फूल। बीजांड से क्या मिलेगा? बीज। अंडाशय से क्या मिलेगा? फल। क्लियर? अगला, बॉडी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? जड़, तना और पत्ती। बताओ प्रकाश संश्लेषण में कौन भाग लेता है? प्रकाश संश्लेषण कौन कौन करता है? तना और पत्ती। तना और क्या? पत्ती। आज जड़ किस विधि द्वारा पानी अवशोषण करता है?
पराशरण द्वारा पानी अवशोषण करता है, पराशरण द्वारा पानी अवशोषण करता है। किसके द्वारा? पराशरण द्वारा। पराशरण द्वारा किसका अवशोषण करता है? पानी का। किसके द्वारा पानी अवशोषण होता है? पराशरण द्वारा। बताओ, जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा? उत्क्रम पराशरण द्वारा, रिवर्स ऑस्मोसिस। किसके द्वारा? जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा? उत्क्रम पराशरण या आसवन विधि द्वारा। समुद्री जल का शुद्धिकरण कौन विधि द्वारा? आसवन। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन, याद है? दोस्त मेरे, बॉडी पार्ट्स कौन कौन है? जड़, तना और पत्ती। कायिक प्रवर्धन जानते हो? काट के लगाना। गुलाब का ठल्ली काट के लगा देते हो, तो कायिक प्रवर्धन में खाली फूल भाग नहीं लेता, बाकी सब भाग लेता है। हाँ, तना काट के लगाते हैं, पत्तियों काट के लगाते हैं, लेकिन कायिक प्रवर्धन में कौन भाग नहीं लेता है? फूल। लिख लो एक लाइन, कायिक प्रवर्धन में, कायिक प्रवर्धन में फूल भाग नहीं लेते हैं। कायिक प्रवर्धन में फूल भाग नहीं लेते हैं। कौन भाग नहीं लेते हैं? फूल। अच्छा बता, तना भाग लेता है? गुलाब का तने ना काट के लगाते हैं। अब पत्ती लगाते हैं किसका? नागफनी का। नहीं लगाते हैं, उसका तो पत्तियां ना काट के लगाते हैं। तो बताइए क्या हो जाए? कायिक प्रवर्धन में नया पौधा उत्पन्न होता है, इसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसी का इंग्लिश है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन। खाली किसको काट के नहीं लगा सकते? फूल को। अगला लिख लिए? लिखे कि नहीं? लिख लिए? बड़ा कर दें क्या? हम लोग का टीवी वाला मामला यार, रिटर्न गया, अभी तक आया नहीं। अगला, मुकुलन विधि द्वारा। हाइड्रा। अरे बर्ड्स, जो काट के बर्ड्स आ जाता है उसी को फिर हम लोग लगा देते हैं। मुकुलन विधि द्वारा। मुकुलन विधि का उपयोग किस उद्योग में होता है? बेकरी उद्योग में। बताओ, बेकरी उद्योग में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडा का। किसका? आप बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बता दो। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3। बताओ, बेकिंग सोडा कौन सी गैस देता है? CO2। कौन गैस देता है? अब मुकुलन किसका होता है? हाइड्रा का। मुकुलन किसका होता है? हाइड्रा का। मुकुलन किसका होता है? हाइड्रा का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ, ये तो बेकिंग सोडा है। बेकिंग पाउडर किसको कहते हैं? बेकिंग पाउडर होता है बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक अम्ल। बेकिंग सोडा प्लस कौन अम्ल? टार्टेरिक अम्ल। बेकिंग पाउडर बराबर बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक अम्ल। अब बेकिंग सोडा हो गया NaHCO3। बेकिंग सोडा क्या हो गया? NaHCO3। अब बेकिंग पाउडर क्या हो गया? बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक अम्ल। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा प्लस कौन अम्ल? टार्टेरिक अम्ल। बेकरी उद्योग में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा से कौन सी गैस निकलती है? CO2। इवन जितना भी सोडा है सबसे कौन गैस? जितना भी सोडा है सबसे कौन गैस? CO2। बढ़े लिखो, सभी सोडा अम्लीय की क्षारीय है? सभी सोडा क्या? क्षारीय। अब बताओ, एंटा एसिड के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? अरे एंटा एसिड के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंटा एसिड क्या होता है? प्रबल क्षार की दुर्बल क्षार? दुर्बल क्षार ना। ये एसिडिटी को खत्म करता है कि बढ़ा देता है? खत्म करता है ना। इनो जो है वो क्या है? एंटा एसिड। इनो क्या है? एंटा एसिड। ये एसिडिटी को क्या करता है? खत्म कर देता है। एसिडिटी को क्या करता है? खत्म कर देता है।
गैस की गोली में भी यही डालते हैं, एंटासिड, या तो MgOH Hall 2 या NaHCO3। बढ़े। अब जो खंडन प्रक्रिया किस प्रकार की जलवायु में होती है, खंडन प्रक्रिया किस प्रकार की जलवायु में होती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, रुक जाओ। कहीं पर भी अगर खंडन प्रक्रिया के द्वारा अंकुरन होता है, तो अंकुरन जब भी होता है आर्द्र में कि शुष्क में? शुष्क में होगा। पूरा धूप, भयानक धूप रहेगा, उसमें आप डाल दीजिए, अंकुरित हो जाएगा? नहीं, वो सूख जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मॉइस्चर में आप डाल दीजिए, अंकुरित होगा कि नहीं? तो जब भी आपको खंडन प्रक्रिया करनी है, वो कैसी वायु में, कैसी जलवायु में? आर्द्र जलवायु। जल्दी से लिख लीजिए, आर्द्र जलवायु में। कौन जलवायु में? आर्द्र जलवायु में। तो खंडन क्रिया के कारण कहता बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब लैंगिक अलैंगिक दोनों। बाइसेक्सुअल मतलब लैंगिक भी और अनैंगिक। यूनिसेक्सुअल या तो लैंगिक या तो अलैंगिक। तो कहता बाइसेक्सुअल फूल किसे कहते हैं? जिन फूलों में जनन के दोनों अंग होते हैं। दोनों अंग मतलब या तो स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों। लैंगिक और लैंगिक के आधार पर भी इसको हम लोग बांटते हैं। लेकिन यहां बाइसेक्सुअल मतलब फूल में दोनों जनन अंग होते हैं, स्त्री केसर भी और पुंकेसर। यूनिसेक्सुअल होगा तो या तो स्त्री केसर या तो क्या होगा? पुंकेसर। बता अगला, पराग कण का स्थानांतरण किससे होता है? या तो हवा से या तो कीट से, यही ना? जो लोग दोस्त मेरे अगर आप फॉलो किए होंगे तो आपको पता है ये वाला पार्ट जो है, ये क्या है? वर्तिकाग्र। क्या है ये? वर्तिकाग्र। ये वर्तिका, वर्तिका ना? आई अंडाशय, आई तीनों मिला के स्त्री केसर। इसी को हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पिस्टिल भी कहते हैं। इसी को हम लोग जयांग भी कहते हैं। बोलन रे। अब देखो, ये कहता है क्वेश्चन, पराग कण का स्थानांतरण। तो पराग कण जो होता है वो, पराग कण जो होता है ये पराग कोश है। ये आपकी पंखुड़ियां हैं। बोलन रे। तो पराग कोश से पराग कण इस पर आता है, इससे न इस पर जाता है। तो यही क्रिया क्या कहलाती है? परागन। ई क्या है? यह पराग कोश। ये क्या है दोस्त मेरे? पराग कोश। ई क्या है? पराग कण। ई पराग कण जो है ये वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? परागन। ये किसके किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा। और किसके द्वारा? हवा के द्वारा। और किसके द्वारा? पानी के द्वारा भी। कीट, हवा और पानी। पानी जो आता है, पानी की बूंदे भी इधर से उधर जाती है, तब भी होता है। इसको लिखो, कीट, हवा और पानी। स्त्री केसर को ही ना हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं। लिखा, कीट, हवा और पानी। बताओ, पराग कोश का निर्माण कहां होता है? ये जो दोस्त मेरे, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, और ये ओव्यूल है। और यहां पर जो होता है यही ना पराग कोश है। ये जो पराग कोश है, ये किसका भाग है? पुंकेसर का कि स्त्री केसर का? किसका भाग है? पुंकेसर का भाग है। अब बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? पुंकेसर। पराग कोश का निर्माण कहां होता है? पुंकेसर में। पराग कोश में क्या होता है? पराग कण। अब वही पराग कण वर्तिकाग्र तक जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? परागन। क्या कहलाती है? परागन। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्धता टूटी मतलब गई, एक फिर कोई रोक नहीं सकता है। पराग नलिका के अंत में किसका निर्माण होता है? युग्मक का।
पराग नलिका जो होता है उसके अंत में तो युग्मक है ना बनेगा, दोनों युग्म बना लेगा, जोड़ा बना लेगा, मेल और फीमेल। बढ़े। अगला कहता है निषेचन की प्रक्रिया के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार है? बताओ, निषेचन की संरचना के लिए कौन जिम्मेवार है? कौन? अरे बीजांड से ही ना बीज और फल का निर्माण होगा। निषेचन की प्रक्रिया के लिए कौन सी संरचना जिम्मेवार है? बीजांड भी बोलो, अंडाशय भी बोल सकता है। बीजांड और अंडाशय। बीजांड से बीज बनेगा और अंडाशय से क्या बनेगा? फल। बीजांड से बीज, अंडाशय से क्या? फल। बताओ इसका आंसर। बीजों को दूर दूर स्थानों तक फैलाओ किस प्रक्रिया के तहत होता है? बीज के विसरण के द्वारा। बीज को जब आप दूर दूर तक फेंकते हैं, छिड़कते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? बीजों के विसरण के द्वारा। बीजों के किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। ये कुछ खास नहीं है। बीजों को आप इधर उधर फेंक देते हैं, यह क्रिया बीजों का क्या कहलाता है? विसरण। किसी भी चीज का फैलाव विसरण कहलाता है। घुलना मिलना विसरण कहलाता है। लिख लो, किसी भी वस्तु का फैलना या घुलना मिलना या घुलना मिलना विसरण कहलाता है। किसी भी चीज का फैलना या घुलना मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अब बताओ, विसरण उच्च घनत्व से निम्न घनत्व के निम्न घनत्व से उच्च घनत्व। विसरण उच्च घनत्व से निम्न घनत्व। घनत्व किसको कहते हैं? जहां कण सटे सटे की हटे हटे सटे सटे होते हैं। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, जल द्वारा बीजों के प्रसार किस प्रकार के पौधों में होता है? नारियल में। देखो, नारियल में जल के द्वारा ही बीजों का प्रसार होता है। जल के द्वारा बीजों का फैलाव जो होता है, कहते हैं बीजों का फैलाव, जल द्वारा बीजों का प्रसार किस प्रकार के पौधों में होता है? नारियल में। इसमें जल के द्वारा बीजों का प्रसार होता है। उस पर अलग से हम लोग पूरा फल अलग से पढ़ेंगे क्लास 9th में। इसका आंसर बताओ। प्रजनन का अभिप्राय क्या है? बीज का उत्पादन ना। प्रजनन का अभिप्राय, क्योंकि बीज से ही ना फिर दूसरा पौधा बनेगा, फल से नहीं है ना बनेगा। तो प्रजनन का अभिप्राय है बीजों का उत्पादन। बीजों का उत्पादन। बताओ, स्टिग्मा किसका भाग है? अरे बोलो ना छोटा। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका, ये सब किसका भाग है? अरे किसका भाग है? आंसर बता क्या होगा? पिस्टिल या पुष्प का कौन भाग? स्त्री भाग। स्त्री भाग में कौन कौन होता है? ये ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ये वाला भाग को क्या कहते हैं? इसी को ना फिलामेंट कहते हैं। अंडाशय। बोलो ना, ये सब मिला के, इस सब मिला के स्त्री केसर, स्त्री केसर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं, या इसी को जयांग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को जयांग के नाम से जानते हैं। आप पुंकेसर को क्या कहते हैं? पुमंग। पुंकेसर किसकी इकाई है? पुमंग की। स्त्री केसर किसकी इकाई है? जयांग की। किसकी? बढ़े। स्टिग्मा किसका भाग है? स्टिग्मा किसका भाग है? स्टिग्मा किसका भाग है? स्त्री केसर का ना। बोलो न रे। वर्तिकाग्र को ही क्या कहते हैं? स्टिग्मा। वर्तिकाग्र को क्या कहते हैं? स्टिग्मा। और वर्तिका को स्टाइल्स। बोलो न रे। तो बताओ, स्टिग्मा किसका भाग है? वर्तिकाग्र का। स्टिग्मा किसका भाग है? वर्तिका। स्टिग्मा बोले तो वर्तिकाग्र। और ये किसका भाग है? स्त्री केसर का, पिस्टिल का, और किसका? जयांग का। जयांग मेल भाग है कि फीमेल भाग है? ऐसे भी जयांग मतलब फीमेल। अगला,
कहते पौधों में जनन अंग है, कौन है? फूल ना। अरे पौधों का जनन अंग कौन है? फूल। ये जो दोस्त मेरे, ये स्त्री केसर पुंग केसर जो आप करते हैं, तो ये सब फूले का ना भाग है, ये सब मिला के ही ना फूल कहते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? फूल। पौधों का जनन अंग कौन है? फूल। पौधों का जनन अंग फूल। अगला, नर तथा मादा युग्मकों का मिलान कहलाता है निषेचन। बोलेंगे, नर तथा मादा युग्मों का निर्माण क्या कहलाता है? निषेचन। पहले परागन की पहले निषेचन, पहले परागन अतः निषेचन। आज निषेचन के बाद क्या बनेगा? बीज और फल। हाँ, बीज और फल बढ़े। अगला बताओ, निषेचन के बाद बीजांड क्या बनाएगा? बीज। और अंडाशय क्या बनाएगा? फल। क्या होगा आंसर? निषेचन के बाद बोले थे बीजांड क्या बनाएगा? बीज। निषेचन के बाद बीजांड क्या बनाएगा? बीज। पौधों में जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? कौन कौन? अलैंगिक और लैंगिक। पौधों में जनन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, अलैंगिक और लैंगिक। पौधों में जनन कितने प्रकार का? 2। कौन कौन? लैंगिक, अलैंगिक। बताओ, निषेचन के बाद अंडाशय से क्या बनेगा? फल। बीजांड से क्या बनेगा? बीज। अंडाशय से क्या बनेगा? फल। क्या हो जाएगा आंसर? निषेचन के बाद अंडाशय से क्या बनेगा? फल। बीजांड से क्या बनेगा? बीज। लिखे। अगला बता, कायिक अंगों द्वारा किस प्रकार का जनन होता है? उसमें तो लैंगिक अलैंगिक का बातें नहीं है, काट के लगा देना है। लैंगिक होगा क्या? अलैंगिक। अलैंगिक जनन। कायक नहीं होता, कायिक होता है। हाँ रे। एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7th इज, अगला चैप्टर है आपका जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन। तो बताइए तो दोस्त मेरे, हमारे पास कितने कोष्टक हैं? 4। और मछली के पास कितने? 2। और सरीसृप के पास 3 ना। बोलन रे। कहते हैं दोस्त मेरे, फेफड़ों से किस गैस का उत्सर्जन बाहर निकलता है? पहले फेफड़ा में होता है, हम बोले फेफड़ा में, हम बोले थे आपको एल्वियोली होता है। क्या होता है? एक गैसों का विनिमय करता है, गैसों का विनिमय। विनिमय मतलब आदान प्रदान। विनिमय आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है। कहता है एल्वियोली होता है जो गैसों का क्या करता है? आदान प्रदान। फेफड़ा में क्या होता है दोस्त मेरे? एल्वियोली, जो गैसों का क्या करता है? आदान और प्रदान। क्लास 8th और 9th और 10th, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और यही तीनों ऐसा है दोस्त की 8th के बाद जैसे जैसे 8th क्लास में आप ऊपर जाते जाओगे, लेवल आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है ना? फेफड़े में किस गैस का उत्सर्जन होता है? क्या होगा बता? देखो, एक मिनट। फेफड़ा ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, क्योंकि हमको तो ऑक्सीजन चाहिए ना। और ये काम किसके द्वारा करेगा? एल्वियोली के द्वारा। यही क्या करता है? ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। छोटी आंत में होता है विली। विली का काम है भोजन रस का क्या करना? अवशोषण करना। अवशोषण करने के बाद स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण में क्या होता है? भोजन रस रक्त में मिल जाता है। किसमें मिल जाता है? बताओ, फेफड़े के किस भाग का उत्सर्जन बाहर निकलता है? कौन सा गैस बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ग्रहण करता है? वेरी गुड बच्चा, ग्रहण करता ऑक्सीजन। जो बच्चा क्लास 6-7 में थोड़ा बहुत इरेगुलर भी रहा तो चलेगा, वो 8, 9, 10th में आपका मेकअप हो जाएगा। ठीक ना? अगर क्लास 6-7 में आप थोड़ा बहुत इरेगुलर रहे हैं
तो चलेगा, लेकिन 8th से इरेगुलरिटी नहीं रखिएगा, क्योंकि ऐसा है वो कि आपको बुझेवे नहीं करेगा ओकर बाद। यहां तक तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त करने लायक है, इसके बाद दिक्कत हो जाएगा। हेलो, आ जाइए। यहां तक चलेगा, क्योंकि यहां तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें उसको हम आगे मेकअप भी कर देंगे, लेकिन इसके बाद अगर आप क्लास छोड़ते हैं, क्योंकि आप दोस्त लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन लेवल एकदम कुछ नहीं बढ़ेगा। लेवल उसके लिए बढ़ेगा जो क्लास छोड़ छोड़ के करेगा, लेवल उसके लिए बढ़ेगा जो साफ है, पीछे साफ है और 6-7 भी नहीं पढ़ा ना, तो जो 6-7 पढ़ा है और रेगुलर क्लास किया है, जैसे हलवा तोरा अभी लग रहा है वैसे ही हलवा तोरा आगे लगेगा, ठीक ना। अब डिपेंड करता है आपकी ईमानदारी क्या है। बहुत आसान है कंडीशन, लेकिन वही है, क्रमबद्ध ज्ञान को हिस्ट्री नहीं कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। में झोल हुआ तो गड़बड़ा। अच्छा चला, एक बात बताओ, हम टीचर हैं, हम अपनी क्रमबद्धता नहीं छोड़ रहे हैं, अब तुम विद्यार्थी होके कैसे छोड़ते? अनर्गल वाला बात है। अभी मेरा दोस्त है, उसके भतीजी का शादी है, और मतलब उसके पिता, उसकी माँ भी नहीं है, बहुत सारा परेशानी है, और मेरा एकदम जिगरी दोस्त है, हमको फोन करके बोला कि आप नहीं आइएगा तो लोग की कहेगा। हम बोले दोस्त, लोगों का क्या है, हम चले जाएंगे तब भी कहेगा, कुछ ना कुछ कहिए देगा लोग। हम गांव में स्कूल खोलने गए ना, हम सोचे कि साला एगो सामान्य विज्ञान का जो मेरा रॉयल्टी आता है ना, उससे हम पूरा स्कूल चलाएंगे, 10 साल में मेरा गांव में अनाधुन यूपीएससी निकालेगा, अनाधुन बीपीएससी निकालेगा, ऐसा स्कूल खोल देंगे रेंचो वाला। मतलब हम सोचे, अरे सोचने में गुनाह है क्या? हम ऐसा सोचे, भूमि पूजन भी कर दिए, भूमि पूजन कर दिए, सब लोग आया, पूरा व्यवस्था था, उसी में सब की कहता है कि अब उधर लूटल हो गया, अब इधर लूटने आया, उधर उधर अब धंधा कर चल नहीं रहा है, तो अभी गांव के लूटने के फिराक में है। तो हमको लगा साला, बाबूजी हमारे बोले ना कि बेटा इज्जत प्रतिष्ठा में रहने दो, जे तोरा करना है उधरे करो, इधर छोड़। इधर हम हैं, एक बार आम का पेड़ बंटवाए, आम का पेड़ मेरे गांव में हमको लगता है 50,000 पेड़ तो हम बंटवाए हैं, ठीक ना। सबके, किसी के यहाँ भी आम का पेड़ होगा तो मतलब बिरले ही कोई होगा जो मेरे लगाए हुए आम के पेड़ को से फल नहीं खा रहा होगा। तो हम सोचे ना कि हम बचपन में थे तो मेरे यहाँ आम का पेड़ नहीं था, पापा लोग अलग हुए तो सब आम काट के लोग बांट लिया अपने भाइये में, तो नहीं था तो हम सोचे कि दूसरे के यहाँ चुराने जाते थे, कभी उसके यहाँ चुराने गए, कभी उसके यहाँ चुराने, जो रात में 4 बजे उठते थे चुरा के लाते, जिस दिन पकड़े गए उस दिन धुनाई होता था। तो हमको लगा साला बच्चा को आम से बड़ा लगाव होता है, आम फल भी है, जो खाएगा वो नाम भी लेगा। लोग इतना अच्छा काम क्यों करता है? नाम होने के लिए। हमको एक पत्रकार आया, बोलता है सर आप गंगा किनारे टेस्ट लेते हैं, आपको पॉपुलर होना है क्या? हम बोले एकदम पॉपुलर होना है, काहे नहीं होना होगा, हमको होना है पॉपुलर भाई, हम अच्छा काम करके पॉपुलर होना चाहते हैं, इसमें क्या खराबी है? हर आदमी चाहता है पॉपुलर हो, हम इंसान नहीं है, हम पॉपुलर होना चाहते हैं, और लोग भी अच्छा काम करके खूब पॉपुलर हुई है, ये तो अच्छी बात है। तो फिर क्या हुआ, आम का लाए 10,000, सोचे बांटते हैं। बाबू रे, जब आम बांटना शुरू किया ट्रैक्टर पर से लेना, तो ये स्थिति हो गया कि हमको और मेरा दोस्त लोग 2-3 गो था, सबको मारता सब मिलके, जो न लूट, केकरो हाथ में जड़ है, केकरो हाथ में तना है, केकरो हाथ में पत्ती है, हम साला कंफ्यूज है, प्रकाश संश्लेषण होगा कैसे? न परासरण की घटना किसी और के हाथ में होगा, अब प्रकाश संश्लेषण कोई और करेगा, उत्सर्जन कोई और कर देगा, पूरा प्रकाश संश्लेषण, मतलब समझो ना, कोई यहां पकड़े, कोई नीचे पकड़े, कोई ऊपर पकड़े, और लोग जगह जो शुरू में आया वो उसको 2 गो देते थे, पीछे से ही खींच लेता था पेड़, ऐसे करके ले गया। तब सुबह में क्या हुआ कि 10-20 आदमी ऐसा भी था जिसको बाद में पता चला, वो अपना आधार कार्ड लेके आया, बोला हम लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं दिए थे कि हमारा आम का पेड़। हाँ, तब उसके बाद सुनो ना, गांव में ये अफवाह उड़ा दिया है सब कि ये जो देख रहे फॉर्चूनर पे चढ़े, ये इतना बड़का बड़का मकान, कहां से आ रहा है? टोटल बिहार का आम का परियोजना यही ले है ठेका। आई हम लोग को ठग लिया, तो 2-4 हजार बांट दिया, और उधर से 10-20 करोड़ नीतीश कुमार से अगर सेटिंग है, पटना में रहता है, वहीं से ले लिया।
हाथ तो तब हुआ चला जब हमारे गांव में एक अफवाह है, मेरे गांव में जाइएगा ना तो वहां एक अफवाह है कि जब उतर रहा था ना बस से 8-10 साल पहले, तो एगो बूढ़वा के बैगे लेके ही उतर गया, आ ओकरा में बहुते पैसा था। आप बताओ, हम बोले अभी तक वो पैसा खत्म नहीं हुआ है। तुम अरे वो हमारे एगो विपिन सर हैं, वो बेचारे इसी से बहुत परेशान। तुम दोस्त किसी का भला करने जाओगे ना, तुम्हारा इतना बुरा हो जाएगा कि क्या ही हम बोल। अच्छा बताओ, अभी गंगा किनारे टेस्ट लेते हैं, ये मेरा मन है, मेरा पैसा है, मेरे छात्र हैं, हमको कौन रोक सकता है? तो कहता क्या है, ये सब जो है ना बैच बेचने के लिए करता है। तो हमको एक बात बताओ चला, हम अगर बैच बेचने के लिए ये सब करते हैं तो हम वहां एको बैच का प्रचार किए होंगे? तब अभी तुझे तोहर जूता हमर सर। अगर कोई किताब का प्रचार किए हैं, किसी बैच का प्रचार किए हैं, किसी टेस्ट का प्रचार किए हैं, हम तो ऐसे ही बुलाए बच्चों के साथ एक सुबह गुजर जाए अच्छी वाली। जिसको पढ़ना है वो मेरे पास पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा। अच्छा तुरा कभी लगता है कि हम बैच को फंसा फंसा के प्रचार करते हैं? तू हमारा पास 2 महीना से पढ़ रहा है, एक को दिन पोस्टर लगा के तुरा बोले हैं कि बैच आ रहा है? एक को स्लाइड कभी आता है? प्रचार यहाँ आता था, वो हटवा दिए, ये छोटा सा यही डाल दिया ही बीच में, वो आया है वो एडिटर हुआ, न तो यो नहीं रहता था। कभी बोले हैं तुमको कि हमारा ही बैच आ गया है, खरीदवा दो सबसे? कभी बोलेंगे ना बैच भरल है? यूपीएससी तैयारी का बैच दिया ना, पूरा फुल है, क्लास करता होगा, नीचे फर्स्ट फ्लोर पे चलता है, जरूरत नहीं है उसकी। जरूरत सिर्फ दोस्त मेरे इस बात की है कि आप मेहनत कितना करते हैं, बैच उससे बनता है। अब थोड़ा विश्वास नहीं होगा, बीपीएससी टीआरई का जो हम ऑनलाइन बैच दिए हैं, बैच अनाउंसमेंट का व्यूज है 40,000, और उस पोस्टर पे देखना, हम ठगने वाला पोस्टर नहीं देते हैं कि डोमिसाइल लागू हो कि नहीं हो। एगो पोस्टर दे दिए, बच्चा तो डोमिसाइल के लिए परेशान है, ये क्लिक करवे करेगा, लास्ट में ओकरा में टेस्ट है, बैच बेच लेना है। बीपीएससी टीआरई की बहाली कब आएगी? हेडलाइन है, थोड़ा देर देखिए। टीआरई की बहाली तो बहुत सारे मिनिस्टरों ने ऐसा कहा है कि टीआरई की बहाली जल्दी आएगी, बहुत जल्द आपको 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना में कुछ ना कुछ मिलेगा फिलहाल के लिए। लेकिन अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो ये बैच ले लीजिए, आई टेस्ट ले लीजिए। बोलो हाँ या ना? साला मेरे चैनल पे अगर जिस दिन ऐसा हो गया चैनलवा डिलीट कर देंगे। हम बोलते हैं, हम सीधा बोलते हैं, बच्चा जो थंबनेल बनाता है मतलब फ्रॉड वाला थंबनेल नहीं बनाओ, सीधा लिखो। तुम देख लेना मेरा बैच अनाउंसमेंट का वीडियो पड़ा हुआ, लिखल है ओकरा पे बैच अनाउंसमेंट, नहीं लिखल होगा जे तुम कह दे। कोई लल्ला कह दे बैच अनाउंसमेंट, कल के वीडियो नहीं बनाता है, की करता है डोमिसाइल कब लागू होगा। कुछ नहीं करना, बेचारा बच्चा तो परेशान है, वो सोचता है डोमिसाइल हो जाता ठीक रहता, कट 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 कहता है 1,000 अगर बिक गया टेस्ट ये लाते तो काम हो जाएगा। देखो यार, ऐसा नहीं संत लोग हैं दोस्त, ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम बार बार कहते हैं सिर्फ ईमानदारी से कंटेंट पे मेहनत करो, वो तुमको बहुत आगे ले जाएगा, तुमको भी और हमको भी। कहते हैं फेफड़े में किस गैस का उत्सर्जन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अवशोषण किसका होता है? ऑक्सीजन। कहते हैं किस अंग के कार्य करने से शरीर क्या रक्त परिसंचरण होता है? हृदय। कौन? हृदय। हृदय का आकार किसके आकार का? मुट्ठी के आकार का। बोलो ना रे। हमारे हृदय में कितने कोष्ठक हैं? 4। रक्त परिसंचरण के लिए जिम्मेवार कौन है? हृदय। कौन है? हृदय। अब बताओ तो कौन हमारे लिए जरूरी, हमारे लिए अधिक हो जाने पर हृदय को कार्य करने में दिक्कत होता है? कोलेस्ट्रॉल। वसा। कौन? वसा। उससे रक्त की जो धमनी और सिरा है उसकी मोटाई कम हो जाती है कि ज्यादा हो जाती है? किस अंग के कार्य करने से शरीर के रक्त में रक्त परिसंचरण होता है? क्या हो जाएगा आंसर? हृदय। हृदय ना। हृदय का आकार किस आकार का? मुट्ठी के आकार का। दिल। अगला, नाड़ी धड़कन को किस प्रक्रिया के द्वारा महसूस किया जा सकता है? किसके द्वारा? रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण ना। हृदय की धड़कन को किससे पता लगाते हैं? स्टेथोस्कोप से। किससे पता लगाते हैं? स्टेथोस्कोप से। पता हृदय का आकार कैसा होता है?
किसके आकार का? मुट्ठी के आकार का। हृदय का आकार किसके आकार का? मुट्ठी के आकार का। हृदय में कुल कितने? हमारे हृदय में नहीं बोलो, हमारे हृदय में कुल कितने कक्षक होते हैं? 4। मनुष्य में कक्षक की संख्या होती है 4। सरीसृप में? सरीसृप में 3। मछली में? अभी इतने याद रखो, बाकी हृदय के कोष्ठक, सिरा, धमनी, चैम्बर सब आएगा। पढ़े? हाँ हाँ हट जाते हैं। आए लेकिन गंगा किनारे तुम लोग को मजा खूब आया होगा ना। अभी बहुत सारे वीडियो आना है, बुढ़ापे में ये सब वीडियो देखना करना। हम भी थे वहां पर बैठल, देखो। हृदय में कुल कितने कक्षक होते हैं? कक्ष होते हैं 4। कितने? अगला अगला, रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की होती है? 2। सिरा और धमनी। इसका लेकिन और डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, महासिरा, महाधमनी, फुफ्फुस सब आगे पढ़ेंगे। रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की होती है? 2। कौन कौन? धमनी और सिरा। सिरा से शुद्ध कि अशुद्ध? धमनी से? दोनों में तो शुद्ध को रह रहे। सिरा से? सब गड़बड़ है। ये चला, ये जो तो शुद्ध अशुद्ध है ना, ये कभी गड़बड़ नहीं होगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। लेकिन हम जब जाएंगे क्लास 9th में ना, तब इसको क्लियर कर देंगे। आइए, इसका सिराएं रक्त को हृदय के किस ओर ले जाती है? एक मतलब शुद्ध रक्त की अशुद्ध रक्त, तो किधर की ओर ले जाती है? अंदर की ओर। धमनी बाहर की ओर। पता चला। स्पंदन किसे कहते हैं? स्पंदन मतलब धड़कन। स्पंदन मतलब अप डाउन जो मारता है ना, ये स्पंदन है। ऐसे जो हम लोग नाड़ी चेक करते हैं, स्पंदन है ये। बताओ स्पंदन क्या होता है? नलियों का फैलना और सिकुड़ना। कभी नाड़ी में हम लोग चेक नहीं करते हैं स्पंदन, तो उसी को क्या स्पंदन कहते हैं? फैलता है, सिकुड़ता है। नलियों का फैलना और सिकुड़ना। बढ़े? बता, स्टेथोस्कोप अभी तुरंत कहते कि आविष्कार किसने किया था? किसने नहीं, हृदय किस लिए किया था? किसने किया था ही नहीं पूछेगा, किस लिए किया था? हृदय और फेफड़ों की धड़कनों को सुनने के लिए। फेफड़ा का नहीं सुनता है पीछे लगा के, नहीं खांसी वांसी रहता है। हृदय आला, उसी को स्टेथोस्कोप कहते हैं। आला को ही क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। आला एक्चुअल में कोई शब्द नहीं है, हम लोग बोलते हैं, वैसे बोलते भी हम लोग बिहार में, भारत में आला भी बोलते हैं उसको। हृदय और फेफड़े की धड़कन सुने। तोरा देगा, बताओ स्टेथोस्कोप क्या करता है? तुम कहेगा हृदय की धड़कन, फेफड़ा के ना है। फेफड़ा का भी अप डाउन सुनने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का। हाँ, डॉक्टर बनिएगा तब पता चले। रुधिर संचरण की खोज कब और किसने की थी? बताओ कौन किया था? विलियम हार्वे। कितना ईस्वी में? 1628। कितना ईस्वी में? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था 1628 में। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था 1628 में। बताओ मानव उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत कौन से अंग आते हैं? गुर्दा और मूत्राशय। देखो ये गुर्दा जो है आपका, ये आपका गुर्दा है, ये किडनी है, ये देखो ये स्ट्रक्चर होता है, ये आपका हो गया किडनी। बताओ किडनी जो है किसको, किसकी मात्रा को संतुलित करता है? यूरिया और नमक। किसका किसका? किडनी जो है ये दो चीजों को संतुलित करता है, यूरिया और प्लस नमक, संतुलित करने का काम करता है। यूरिया और नमक संतुलित करता है। ये हो गया तुम्हारा मूत्र वाहिनी, और ये हो गया तुम्हारा मूत्र मार्ग, ये हो गया तुम्हारा दोस्त मूत्राशय। अच्छा बताओ तो किससे स्पर्म और मूत्र दोनों निकलता है? मूत्र मार्ग जिसको आप पेनिस कहते हैं, स्पर्म और मूत्र दोनों निकलता है किससे? मूत्र मार्ग से।
मूत्रवाहिनी की संख्या कितनी? हमारे कान के नीचे 2 मूत्रवाहिनी, 2 मूत्राशय 1, मूत्र मार्ग 1, किडनी 2। पूछता है यूरिया और नमक को क्या करता है? संतुलित करता है। हो गया? हाँ, हट जाते हैं भाई। हाँ, हम एकदम टहल रहे हैं। टीवी चला, रिटर्न चला गया, पता नहीं भेज क्यों नहीं रहा। तुम लोग को लग रहा होगा सर झूठे बोल रहे हैं, नहीं ऑर्डर किया है। 1 दिन 2 दिन लेट लगेगा, लेकिन लग तो जब करेगा तब तो विश्वास होगा ना। यूरिया और नमक को क्या करता है? संतुलित करता है। बताओ किडनी की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई को न्यूरॉन। मंडे से रात 10 बजे हजरात 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 क्या स्टार्ट होने वाला है? मैथ क्लास स्टार्ट होने वाला है। तैयार है ना? कल पीडीएफ मिल भी जाएगा। कल आप लोग डेली, आप लोगों को यहां 1 पन्ना पीडीएफ मिलेगा, ठीक ना? जोड़ लो, डेली का महीना का कितना हो गया। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो, मेरे पास पैसा है। तो सबसे सस्ता पीडीएफ मेरे यहां ही मिलेगा, बढ़िया क्वालिटी के साथ। यूरिया और नमक का संतुलन करता है कौन रे? किडनी। अब दोस्त मेरे, नेफ्रॉन, किडनी का सूक्ष्मतम भाग क्या है? किडनी की इकाई कहेगा तो कौन है? नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन है? न्यूरॉन। कौन? न्यूरॉन। या कहेगा तंत्रिका तंत्र का सूक्ष्मतम भाग क्या है? न्यूरॉन। किडनी का सूक्ष्मतम भाग क्या है? नेफ्रॉन। सही है। तो नेफ्रॉन को न्यूरॉन ने करना। ऐसे भी न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो कहां का होता है? तंत्रिका तंत्र का, नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम से सारा नस कंट्रोल होता है। अगला, मूत्र में कितने प्रतिशत यूरिया होता है? 2.5%। 72%। तो और मूत्र है कि खाद है रे? आए रे पगला, तब तो तू डालेगा, पौधे में विकास ऐसा तेजी से होगा। एक स्पेशल रखो ना। 46.6% यूरिया में नाइट्रोजन होता है। मूत्र में अगर 46.6% यूरिया हो जाए, सब लोग गिलने गिलन मूत्र बेच लेगा, नहीं बेच लेगा? मूत्र में कितना परसेंट यूरिया? 2.5%। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? नमक और यूरिया को संतुलित करना। शरीर में पानी और नमक की मात्रा, यूरिया की मात्रा को क्या करना? संतुलित करना। हो गया? गुर्दा बोले तो किडनी ना। अगला, शरीर का सबसे बड़ी संरचना त्वचा, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, बोलो रे। सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल ग्लैंड। भूल गया होगा पक्का। लेकिन सबसे, शरीर का सबसे बड़ी संरचना कौन? त्वचा। अच्छा बताओ, आपको कहेगा बताओ पराबैंगनी किरण से सबसे पहले इफेक्टेड कौन होता है? त्वचा। पूछता है पराबैंगनी किरण से सबसे अधिक प्रभावित, पराबैंगनी किरण से। आज आप लोग टेस्ट दीजिएगा ज्योग्राफी का, दे दीजिए, डेली टालते हैं, क्वेश्चन बना हुआ है। आज तो हॉटशॉट भी नहीं है, दे दीजिए। आज तो हॉटशॉट का डिस्कशन भी ना है। एक आदमी कोई बोलो पता नहीं चल रहा है।
एक आदमी बोलिएगा तो पता कैसे चले? आज मैच है। कोई बात नहीं, अब अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हमको थोड़ी दिक्कत है। हम तो दोस्त थोड़ा पूरा दिन मेरा क्लास है, हमको ही सबसे फर्क नहीं पड़ता। एक समय था जब हम सोचते थे कि मेरा अगर जान निकलेगा ना, उस दिन भी हम मेरे हाथ से बैट नहीं छूटेगा। मतलब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले हुए हैं, और लेकिन अपने टीम के हम वैसे खिलाड़ी थे कि हम आउट होते थे और मेरा पूरा टीम 5 रन के अंदर खत्म हो जाता था, क्योंकि मेरे टीम में जाने नहीं था। एक एक आदमी 5-5 को कैच छोड़ता था। जिंदगी में हार के अलावा जीत कभी नहीं मिला। लेकिन दोस्त मेरे, हम बहुत बढ़िया खेलते थे। तुमको लग रहा होगा कि सर ऐसे ही, मत तो नहीं लग रहा है, देखने से टैलेंटेड आदमी। हम बहुत बढ़िया खेलते थे। एलबीडब्ल्यू का नहीं था, ऐसे पैर कर देते थे, अपना खड़ा हो जाते, तुम मारते रहो, हम आउटे नहीं होंगे। हम आउट होते थे सब। लेकिन हमको ये लग गया जीवन में कि साला वो मेरे लिए जरूरी नहीं है। मेरे लिए मेरा कर्म जरूरी है, जो हमको आगे ले जाएगा। वो अपना कर्म कर रहा है, उससे वो आगे जाएगा। ठीक ना? मेरे लिए इंडिया जीते, पाकिस्तान जीते, आई एम कंप्लीटली न्यूट्रल नाउ। लेकिन फिर भी भारत माता की जय, इंडिया जीते। शरीर का सबसे बड़ी संरचना है। पराबैंगनी किरण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन है? त्वचा। क्लियर है? अगला बढ़े। बीमारियों से लड़ने में डब्ल्यूबीसी या आरबीसी? बीमारियों से लड़ने में कौन सी कोशिका काम आती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी। सही है। ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? आरबीसी। कौन? अगला बताओ। रक्त की वह कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करती है, डब्ल्यूबीसी। कौन? डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। रक्त की वह कोशिका जो रोगाणुओं को नष्ट करती है, कौन? डब्ल्यूबीसी। अच्छा बताओ तो, रोग से लड़ने के लिए प्रोटीन की विटामिन? विटामिन ना, विटामिन में भी विटामिन सी। और शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन। शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन, रोग से लड़ने के लिए विटामिन सी, यानी विटामिन ना। अरे बोलो ना रे। अगर आप चाहते हैं कि मौसम बदल रहा है, बीमार ना हो, तो डेली नींबू पानी आप थोड़ा थोड़ा पीना शुरू कर दीजिए। संतरा भी मिलता है, पीना शुरू कर दीजिए। ना तो जैसे मौसम बदलता है तबियत खराब होता है ना, आप संतरा डेली खाइए, नहीं होगा तबियत खराब। रक्त का दबाव किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से। किससे? हृदय की धड़कन, स्टेथोस्कोप। रक्त का दबाव किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से। जो ऑनलाइन वाले भाई हैं, थोड़ा पहले आया कीजिए और शुरू से पढ़िए, ना तो कोई फायदा नहीं होगा आपको। बताइए, रक्त का दबाव किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से। मस्तिष्क के साथ कौन सा भाग जुड़ा होता है? बताओ कौन भाग जुड़ा होता है? कौन? अरे मस्तिष्क का भागे है तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क के साथ जुड़ा कौन होता है? मेरुदंड, स्पाइनल कोड। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जिम्मेवार कौन है? आगे बात करेंगे हम लोग। कहते हैं मस्तिष्क के साथ कौन सा भाग जुड़ा हुआ होता है? मेरुदंड। लिखे? देखें बाबू थोड़ा। बाजार साहब, बाजार क्या होता है बताओ चला। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? उत्तल को कि अवतल को? अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? उत्तल की अवतल? अवतल। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? उत्तल को। अब बताओ, अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं? अवतल दर्पण को। पक्का वाला बात बोलो। अच्छा बताओ तो, ऑनलाइन वालों आप भी, फोकस दूरी निगेटिव है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है? बताओ जल्दी। देखिए केकरा की याद है। अवतल की उत्तल? अवतल की उत्तल। ओ लगा हुआ होगा, एफ का मान क्या होगा? निगेटिव। ओ लगा हुआ होगा नहीं। अच्छे बताओ तो, ये सिंपल सा सवाल, क्या बोलोगे? सोलर प्लेट है, कौन प्लेट है? कौन दर्पण यूज होता है? अवतल दर्पण। और कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। अवतल के उत्तल।
सोलर प्लेट में। हम क्या बोले थे भैया मेरे, रुक जा, हम आपको ये बोले थे साइड मिरर और रोड लैंप में कौन दर्पण, उत्तल दर्पण, बाकी सब जगह। तो भैया ये बाद बाकी में आया, मार दें अवतल, पक्का वाला बात बोलो, एकदम साफ सुथरा, पक्का। अच्छा बताओ तो हमको जल्दी से कि अंडाशय से क्या बनेगा, फल। बीजांड से क्या बनेगा, बीजांड से क्या बनेगा, बीजांड से। अच्छा बताओ ह्यूमस से कौन सी गैस निकलती है, CH4। ह्यूमस से, ह्यूमस से। अच्छा बताओ तो मूली में झखड़ा की मुसला, मुसला। कौन सा जड़ में भोजन संग्रह होता है, झखड़ा में कि मुसला में, मुसला में। अब बताओ प्रकाश संश्लेषण पत्ती की तना, दोनों ना। अब प्रकाश संश्लेषण दिन में कि रात में कि दोनों में, दिन में। और श्वसन दिन और रात दोनों में। केचुआ कहां से सांस लेता है, त्वचा से। मछली गिल से। अरे बोलो ना रे। दर्पण में परावर्तन की अपवर्तन, परावर्तन। लेंस में अपवर्तन, लेंस में क्या। आज बताओ किस मिट्टी में ह्यूमस ज्यादा होता है, दोमट मिट्टी में। दोमट मिट्टी में। बताओ भोजन का निर्माण कहां होता है, पत्ती में कि जड़ में। निर्माण, निर्माण मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कहां पर, पत्तियों में। कहां पर, पत्तियों में। आज बताओ रंध्र कहां होता है, पत्ती में कि जड़ में, पत्ती में। आज बताओ आर्द्रता अगर बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ेगी कि घटेगी, आर्द्रता बढ़ जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा ना, बोले वे नहीं करेंगे। आर्द्र हो जाएगा तब ठंडा मौसम रहेगा तो वाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा। बोलो। अच्छा एक बात बताओ, बताओगे अम्ल का स्वाद कैसा, खट्टा। क्षार का स्वाद तीखा। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाएगा। यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है। अच्छा बताओ भूमिगत जल को पुनः चार्ज करने के लिए वर्षा का जल चाहिए कि समुद्र का जल, वर्षा का जल, पक्का। किसका जल, दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इनामेल, इनामेल। आज बताओ ये जो जीभ है, जीभ का सबसे बाहरी भाग मीठा की कड़वा, मीठा है ये वाला भाग क्या। बाप रे बाप। श्वसन के कितने प्रकार, एक आंतरिक श्वसन है, एक बाह्य श्वसन। अच्छा एक बात बताओ अवतल दर्पण में अगर सेंटर पे वस्तु रहेगा कहां प्रतिबिंब बनेगा, सेंटर पर, सेंटर पर। बराबर की बड़ा, बराबर। अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहां, फोकस पर। अब फोकस पर रहेगा तो अनंत, अनंत पर बनने वाला बड़ा कि छोटा, बड़ा। अब बताओ अनंत पर बनने वाला और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारना संभव, संभव है, पक्का। टेडपोल के बढ़ने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन। टेडपोल के बढ़ने के लिए आयोडीन, टेडपोल के बढ़ने के लिए टेडपोल, आयोडीन। अरे बोल लो। अब बताओ तो ऊन में कैरोटीन प्रोटीन होता है जो पचता है कि नहीं पचता है, पचता है, पचता है, पचता है, नहीं पचता है। अब बताओ रियोस्टाट का काम है धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना, रियोस्टाट का काम है धारा के प्रवाह को। अच्छा बताओ रेशम के कीड़े कितने समय बाद कोकून देते हैं, 25 से 30 दिन बाद। अब बताओ पहले होता है एडल्ट, एडल्ट से निकलता है अंडा, अंडा से निकलता है लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट। किस क्रम, इस क्रम में कहां से कोकून मिलता है, प्यूपा से। आई जो अंडा देता है सहतूत के पत्ते पर, किसके पत्ते पर, सहतूत के पत्ते पर। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम सिरका, सिरका। इथेनोइक एसिड, अब फॉर्मिक एसिड का मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड का साइट्रिक एसिड में संतरा और नींबू में, लैक्टिक एसिड दही में, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। कारखाने से निकलने वाला गैस सबसे जहरीला SO2, SO2 निकलता है। अब बताओ ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है, वायु प्रदूषण की जल प्रदूषण,
वायु प्रदूषण ना, वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा होता है, वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा। अच्छा, उदासीन होगा तो पीएच मान कितना? 7। 7 से कम तो अम्लीय, 7 से ज्यादा तो क्षारीय। कुछ नहीं बुझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, टेस्ट है तो टेस्ट लेकिन लेंगे इस बार हम क्वेश्चन अपने से पहले चेक करेंगे। पिछले बार वाला झोल नहीं होने देंगे। पिछले बार गिफ्ट देना था लेकिन पते मामला गड़बड़ा गया था क्वेश्चन का। जहां जहां वो अपने से क्वेश्चन लिखा था वहां वहां गड़बड़ी हुआ था। कोई बात नहीं, इस बार हम अपने से क्वेश्चन अभी बुलाए हैं, लेके मंगवाए हैं, मंगवा के उसको देखा। इसका रिजल्ट टेलीग्राम पे आएगा आपके आज के टेस्ट का। तो आज का हॉटशॉट का डिस्कशन बच्चे लोग के कथना अनुसार कैंसिल हो रहा है और बच्चा लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेगा। यही ना, देखो ताली बजा रहा है। अच्छा, देखने तो बहुत दिन बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। ऐसे ही इसके जीवन में खुशियां खत्म है। बेचारा 6x3 के कमरे में किसी तरह जीवन जी रहा है। अच्छा, एक दिन खुशी मना ही लेगा तो क्या हो जाएगा ना। कोई बात नहीं दोस्त, आज देख लो तुम, ठीक ना। और टीचर लोग भी है, समझो हमरे कारण ले रहे हैं क्लास। इच्छा अंदर से केकरो ने है, ठीक ना। लेकिन अभी दोस्त एक बात जान लो, अभी हम लोग जिस तरीके से क्लास 6-7 को कंप्लीट किए हैं, आपको लग रहा होगा कि हो सकता है इजी क्लास था तो सर अच्छा पढ़ा दिए। दोस्त क्लास 10 तक तो हम कब से 20 बार पढ़ा चुके हैं जो तुमको पढ़ा रहे हैं। 20 बार खाली किताब पढ़ाए हैं, पढ़ाने के लिए अभी तक में हम लगभग 650-700 बैच पढ़ा दिए, लड़का नहीं, बैच 700 के अप्रोक्स पढ़ा दिए हैं। तो तुम समझ लो कि दोस्त लगभग सब चीज पता है। आज से 6 साल पहले भी मेरा क्लास इसी रूम में चलता था, 6 साल पहले भी। तो इसलिए तुम एकदम निश्चिंत रहो। लेकिन कंडीशन मेरा एक गो है, क्या? न कलशवा छोड़ेगा तो फिर तू गया, और तब तुम हमरे 5,000 टका फीस देके पढ़ना पड़ेगा। और धीरे धीरे यही सेम चीज पढ़ाएंगे, 5,000 लेंगे। मेरा फीस है 5,000, हम ले लेंगे। आज दो, कल दो, परसों दो। तू नहीं दोगे तो धिया पुता देगा, देवे करेगा। मान लो तोरा भाई नहीं होगा तो तोर धिया पुता तो फिर ग्रुप डी शुरू करेगा, फिर तो हमारे पास आना है। ग्रुप डी, बीपीएससी, टीआर, या तो नौकरी हो जाएगा तो बच्चा तब जाएगा उधर दिल्ली, यूपीएससी का तैयारी करेगा तो हमारा पास नहीं आएगा। तो या तो तुम पढ़ो ना तो तुम्हारा बाल बच्चा पढ़ेगा। इसलिए दोस्त मेरे इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए। क्या अभी तक जो कुकर्म किए किए, अब नहीं कीजिएगा। देखिए ये क्लासरूम है मेरा। ये वीडियो कितना दिन पहले का है? 6 साल पहले, है ना। 6 साल पहले का ये वीडियो है। देख लो यही रूम है, क्लासरूम भी यही है। गेट देख लो, गेट यही है। कितना दिन पहले का है? 6 साल है। देखना इधर ही गेट देखो, दरवाजा है वो वाला। अभी गेट दिखाई देगा तुमको, ये देखो गेट है, ये देखो यही गेट है देखो लगल है। 6 साल पहले भी यही भीड़ रहता था। आज तक जिंदगी में डाउनफॉल नहीं देखे हैं अपना। 11 साल से पढ़ा रहे हैं, 12वां चल रहा है। 6 साल पहले का क्लासरूम है, वही गेट है, देख लो। बीच में ही रूम मेरे से गड़बड़ा गया था, फिर हम लिए हैं, ठीक है ना। ये देख लो ना, यही ना गेट है। खाली ऊपर वाला फॉल सीलिंग हम हटवाएंगे, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है, इसको हटवा देंगे। पहचान नहीं रहा, पूरा दुबले पतले है ना। ये देखो कहां बैठा है, यही वाला स्टेजवा है। ये 10 साल इसमें 2014 से इस रूम में पढ़ा रहे हैं हम। आप ही है, मतलब शक है कि
आ जाओ, अब सर आएंगे आपके। और कल हम लोग क्लास 8, देखो आज तक जो तुम कुकर्म किया 6-7 में किया, 8 से कोई भी कुकर्म नहीं करेगा। और ऑनलाइन में जो भी बच्चा है, अगर आप ऑफलाइन में आकर क्लास करना चाहते हो तो आज शाम में हम 25 से 30 को एडमिशन इस बैच में लेंगे। जिसको आना होगा 500 रुपया पे करके आप ऑफलाइन में आ सकते हैं। मात्र 25 से 30 को एडमिशन लेंगे। अगर आपको आना होगा तो वहां से आके आज भर खाली आके एडमिशन लेके क्लास 8 से अपनी कक्षा चालू कर दीजिएगा, ठीक है। एक चीज और, उधर से चला नहीं उतरना है, उधर से नहीं उतरना है। वो हमारे आदरणीय गुरुजी लोग हैं, उन लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को डिस्टर्ब होता है, ठीक ना। मतलब बच्चा जाता आता है तो थोड़ा ज्यादा भीड़ जाता निकलता है घुसता है, तो उन लोग का एक आध को बैच है, उन लोगों को दिक्कत होता है। तो आप लोग इधरे से निकल जाइएगा। हम लोग कहे हम किसी से लड़ने झगड़ने वाले आदमी नहीं है, ठीक ना। हम उनको बोल दिए कोई बात नहीं गुरुजी, हम इधर से ही निकल जाया करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये हम बोल दिए हैं कि बच्चा लोग को बोल दिया, तो उधर से नहीं उतरिएगा, ठीक ना। उधर से ताला भी लगा हुआ है। अब इस पर कोई बात बोलना ठीक बात नहीं है। उधर से ताला लगा हुआ है, आप लोग इधर से निकल जाइएगा, ठीक ना। कुछ भी बोलना दोस्त, हम एक ही लाइन के बात है, हम झुकने वाले लोग हैं और झुक के ही हम मजा लेते हैं। मेरा काम कर्म करना है, हम करेंगे, ठीक ना। और हमको किसी से जीतना नहीं है। तुम हमको हरा के खुश हो गया, आई एम हैप्पी, हम बहुत खुश हैं। आप लोग धीरे धीरे करके इधर से निकल जाइए, ठीक ना। चूंकि इसमें दोस्त भर दिन में 10,000 बच्चा आता है, तो आने जाने में उन लोगों को थोड़ा सा उस साइड वालों को तकलीफ हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम किसी को तकलीफ नहीं दे सकते हैं। तो आप लोग इधर से निकल जाइए, उधर से बंद है। आ जाओ, भेजो, सारे कमांडोज एकदम हाई अलर्ट पर रहेंगे। एक बार कुणाल सर के लिए जोरदार ताली हो जाए, एकदम जोरदार। सर बेचारे बहुत मेहनती आदमी है, बैठिए। अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब मंडे से आप लोग मैथ के लिए तैयार हैं ना। वो मास्टर के हम 1 घंटा खाली किए हैं, ठीक ना। ना कुछ नहीं करना है, आप लोग पढ़ लीजिए। किसी को शेयर नहीं करना है, कोई लाइक नहीं करेगा, कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा। जी हमारे चैनल पे उतने पढ़ लो, ठीक ना। पड़ोसिया के बेटा से बेटा होता है रे। मेरे चैनल पे कोई तोरा नहीं आके कहेगा कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब। जे कहेगा वो नहीं पढ़ाएगा, सिर्फ आपको आके पढ़ लेना है। हाँ, लेकिन एगो चीज ध्यान रखना, मैथ एक दिन में नहीं होगा। अभी से एग्जाम तक तुम डेली फॉलो करो। एको का मैथ छूट जाए तो हमारा तू कहना। और सर को बोले हैं इजी, मॉडरेट, टफ प्लस थ्योरी प्लस। मैथ पढ़ाने के लिए नहीं बुला रहे हैं तुमको, मैथ सिखाने के लिए बुला रहे हैं, ठीक ना। सोमवार रात 10 बजे हजरात हजरात हजरात। थैंक यू वेरी मच। बैठ जाइए, बैठिए। आपके टेंशन नहीं लीजिए, खाली बता दीजिए कि टॉस कौन जीता है। आपके समय पर हम बिल्कुल, हाँ, कक्षा समाप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अजय आओ, देखो 37 से लगाइए। 37 से है लगा हुआ, ठीक है, ओके, ठीक, बैठ जाइए। चलिए बैठ जाइए। अरे रुकना भाई, अजय और विजय, चलिए बैठ जाइए। आज हमारा भी ध्यान यहां नहीं है। हाँ, इसलिए कर पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए सवाल पहला 37 से कहता है कि भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहां भूकंप शुरू होता है तो ये क्या कहलाता है। देखिए, तो ये कहलाता है इपी सेंटर या हाइपोसेंटर। इपी सेंटर या हाइपोसेंटर, जहां पर याद रखेंगे भूकंप क्या होता है, शुरू होता है। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा
कि भूपट्टी किसके नीचे भाई, भूपट्टी के नीचे हुआ स्थान जहां भूकंप शुरू होता है। ऐसे भूकंप का मुख्य केंद्र तो मेंटल है, लेकिन याद रखेंगे इसके परिलक्षण जो दिखाई देते हैं वो सतह पर दिखाई देते हैं, भूपट्टी पर दिखाई देते हैं। तो यहां पर कह रहा है तो ये एपी सेंटर या हाइपोसेंटर कहलाता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि भूकंप का आने का मुख्य कारण है प्लेट का टकराव। छोटा सेंसिटिव जोन में आ जाता है, ध्यान दो। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पे मुख्य रूप से मैंने कहा कि भूकंप के आने के प्रमुख कारण है प्लेट का टकराव। किसके टकराव? तो प्लेट की बात करेंगे तो प्लेट का टकराव की बात करेंगे, टकराव की बात करेंगे तो प्लेट टकराव के कारण ही भूकंप। देखो इसमें दो शब्द है, सीधा भू मतलब भूमि, कंप मतलब कंपन। भूमि में जब कंपन आएगा तो वही भूकंप होगा। अब ये भूमि में कंपन कैसे आएगा? तो दो प्लेट जब आपस में टकराएगा तो उससे जो ऊर्जा निकलेगा वही याद रखेंगे धरती में कंपन लाता है, और ऐसे प्रोसेस भूकंप कहलाते हैं। और कहता है कि भूकंप जहां शुरू होता है तो इसे एपीसेंटर या याद रखेंगे हाइपोसेंटर के नाम से जानते हैं। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल देखेंगे, यहां पे कहता है भाई, कहता है कि यहां पे लेक, यहां लेक नहीं होगा, यहां पे प्यारे याद रखेंगे ब्लैक होगा। क्या होगा? ब्लैक। ब्लैक फॉरेस्ट, लेक को वहां काट दीजिएगा। ब्लैक फॉरेस्ट या सतपुड़ा, ये ध्यान रखिएगा सतपुड़ा लिखा हुआ है। सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है? देखिए यहां है भ्रंतोष या ब्लॉक पर्वत। इस सदैव ध्यान रखिएगा कि दुनिया में जो पर्वत के स्वरूप हैं उसके निर्माण में तीन प्रोसेस है। जैसे अगर मृत्यु होता है, और कल मैंने एक लड़का हमारे, जब मैं क्लास लेके समाप्त किया तो एक लड़का का कमेंट मैंने देखा था कि आप ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं कीजिए, तो उस पर भी हम मध्य नजर रखे हुए, एक एक कमेंट पर हम नजर बनाए हुए हैं। कल के वीडियो में था। तो जो भी कमेंट किए हैं ये हमारा व्यक्तिगत मामला है ना, कि हम कैसे समझाएंगे ये बात समझिए आप लोग। अच्छा नहीं लगेगा तो वहां से आप जा सकते हैं। बात समझ गए ना? हाँ, लाखों लड़के के बीच में, क्योंकि आप देखेंगे यूट्यूब पे एक एक वीडियो को लाख लाख व्यू जाता है, और हम अब राम नहीं बन सकते हैं क्योंकि ये कलयुग है। क्योंकि राम ने पूरे अयोध्या वासी को दरकिनार करते हुए एक व्यक्ति के कहने पर मां सीता का त्याग किया था, तो वो हम नहीं करेंगे। ये बात याद रखना, क्योंकि अगर बुरा मेरा क्लास लगेगा तो कम से कम 10 20 50 लोग कमेंट करेगा। या फिर याद रखेंगे ऑफलाइन में तो लड़का हमको देख रहा है, तो अगर दिक्कत होगा तो सीधे बोलेगा, और काहे नहीं बोलेगा? पैसा दिया है, 500 से दिया, लेकिन दिया है ना। तो अगर गलत उसको लगेगा, और सबसे बड़ी बात है पैसा की बात नहीं है, सबसे बड़ा है समय। तो समय तो नहीं आएगा तो लड़का तो बोल सकता है, और हम स्वतंत्र कर दिए हैं आप लोग को। अगर हमारा क्लास अच्छा नहीं लगेगा, ऑनलाइन वाला ऑफलाइन वाला, सीधे जाके है ना हेड कमांड को जाके है ना बोलेगा कि मास्टर ठीक नहीं है, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। देखो भाई, तो सतपुड़ा की बात करेंगे तो सतपुड़ा ब्लॉक या भ्रंतोष पर्वत का उदाहरण। ये भ्रंतोष या ब्लॉक क्या होता है बात समझिए। सतपुड़ा जो है ना, ये देखो, ये सतपुड़ा अगर बात करेंगे तो सतपुड़ा जो है दो पर्वतों के बीच है। एक तरफ याद रखेंगे, एक तरफ सतपुड़ा के आप देखेंगे बहती है, एक तरफ बहती है नर्मदा नदी और एक तरफ बहती है ताप्ती। एक तरफ कौन बहती है? ताप्ती। देखिए कालांतर में हुआ है क्या कि कालांतर में ये पर्वत का निर्माण हुआ। पहले ये पर्वत बना कैसे? तो सबसे पहले याद रखिए पठार के रूप में ये था। पठार कैसे बना? तो सबसे पहले ध्यान रखें कि मान लीजिए कि पठार बना, तो एक सवाल ये कि पठार कैसे बना? तो पठार बना याद रखिए मैग्मा निकला। मैग्मा कैसे निकला? तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है कि मैग्मा के साथ जलवाष्प होता है, और जलवाष्प जब फोर्स करेगा तो निकलेगा मैग्मा, और मैग्मा यही ऊपर सतह पर आकर जम जाएगा, जिसके कारण प्लेटू या पठार बनेंगे। तो मैग्मा के निष्कर्षण के कारण दक्षिण भारत के डेक्कन का पठार बना। इसके बाद हुआ क्या? लाखों करोड़ों साल तक
ध्यान रखेंगे जब पृथ्वी की उत्पत्ति के आप बात कहेंगे तो यहां पर हुआ है क्या कि यहां पर एक्सटर्नल फोर्स, जब नदी का विकास हुआ, झील का विकास हुआ, तो ये नदियां बहने लगी, और नदियां बहने लगी तो ये नदियां इस पठार को काट कर एक ऐसे शेप दिया कि यह एक पर्वत के रूप में बना। तो ऐसे पर्वत दो नदियों के बीच है, एक नर्मदा एक ताप्ती, दोनों तरफ से ब्लॉक कर रखा है। ब्लॉक मतलब बंद कर रखा है, एक तरफ से नर्मदा दूसरी तरफ से ताप्ती। ऐसे पर्वत को भ्रंतोस पर्वत या ब्लॉक पर्वत, भ्रंतोस पर्वत या ब्लॉक पर्वत, इस पर्वत के उदाहरण दुनिया के अंदर हैं। जैसे ध्यान रखेंगे जर्मनी में एक पर्वत है, जर्मनी में एक पर्वत है जिसका नाम याद रखेंगे ब्लैक फॉरेस्ट है। क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट। ये पर्वत दो नदी के बीच में, जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है ये दो नदी के बीच में है। एक तरफ बहती है, नाम सुने होंगे राइन नदी का नाम, और एक नदी है डेन्यूब। क्या नाम है? डेन्यूब। तो याद रखिएगा कि राइन और डेन्यूब, एक तरफ से राइन बहती है और दूसरी तरफ से प्यारे डेन्यूब बहती है, और यह एक ब्लैक फॉरेस्ट जो है यह भी ध्यान रखेंगे ब्लॉक या भ्रंशो पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा अमेरिका का सियरा नेवेदा और पाकिस्तान का याद रखेंगे सॉल्ट रेंज पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। जबकि दुनिया के अंदर आप देखेंगे तो दुनिया के अंदर याद रखना हिमालय की बात कर लेंगे हिमालय के अलावा याद रखेंगे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत रॉकी की बात करेंगे, और दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज की बात करेंगे, या फिर याद रखेंगे यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत आल्पस की बात करेंगे। ये सारे के सारे वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो वलित पर्वत के उदाहरण हैं ये सारे पर्वत। और कल भी मैंने बताया था कि ऐसे पर्वत प्लेट के दबाव के कारण धीरे धीरे उठ रहे हैं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा बल लग रहा है। तो दो प्लेट के आपसी दबाव और दो प्लेट के आपसी बल के कारण जिस पर्वत का निर्माण हुआ वैसे पर्वत वलित कहलाए। वलित का उदाहरण हिमालय, रॉकी, एंडीज और आल्पस है जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है। जबकि याद रखेंगे ये इंटरनल फोर्स या आंतरिक बल के कारण ये पर्वत का निर्माण हुआ, और आंतरिक बल जो है वो प्लेट के दबाव से हुआ जिसके कारण भूकंप भी आता है। जबकि एक्सटर्नल फोर्स में नदी ने सतपुड़ा को बनाया, इसलिए सतपुड़ा दो नदियों के बीच ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। जबकि एक्सटर्नल फोर्स के रूप में वाह बल में हवा, पानी और प्रकाश ने ध्यान रखेंगे दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वत को ध्यान रखेंगे धीरे 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 बहुत ऊंचा था अरावली, लेकिन करोड़ों साल तक उस पर हवा और पानी ने घर्षण दे देकर उसको याद रखेंगे अवशेष के रूप में जो बचा कर रखा है। इस लेकर दुनिया का प्राचीन पहाड़ी अरावली अवशिष्ट पर्वत व घर्षित पर्वत का उदाहरण है। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि ये बिल्डिंग अगर 50 फीट ऊंचा है तो ये स्पष्ट रूप है कि इसको ऊंचा करने में बल लगा था, मानव द्वारा बल लगा था। लेकिन आज के 100 साल के बाद ये बिल्डिंग इतना ऊंचा नहीं रहेगा क्योंकि इस पर एक बल कार्य कर रहा है जिसे हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, और इसे मानव गिराए या ना गिराए एक दिन ये बिल्डिंग स्वतः गिर जाएगा। तो स्पष्ट रूप से इसके ऊंचाई में आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे जो अवशेष के रूप में रहेंगे अवशिष्ट पर्वत जिसका उदाहरण अरावली है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण सतपुड़ा है, और दुनिया के सबसे अगर पूछेगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत किसका उदाहरण है तो सीधा कहिएगा कि वह है बलित पर्वत। हिमालय कैसे पर्वत का उदाहरण है? कैसे पर्वत का? कंफर्म ना? ये बात ध्यान रखिएगा। आज थोड़ा सा हम बोले ना, आज हम दुबई में हमारा आधा ध्यान उधरे है, इसलिए हम अभी इनकाउंटर नहीं कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा 38 नंबर के बाद, 38 नंबर के बाद ध्यान रखिएगा क्या है देख लीजिए। अच्छा आगे बढ़ गए हैं, चलो प्यारे ध्यान देना, यही ना 38 हो गया है। ये कहां हुआ है? ठीक है, अरे
पगला, इन नंबर खाली उल्टा पुल्टा है कि 38 हो गए, देखो है पागल कि नहीं। 38 डबल 38 मिस प्रिंटिंग है। क्वेश्चन माने दिमाग काम कर रहा है कि उसमें पूछ रहा है फ्रॉस्ट ब्लैक फॉरेस्ट और सतपुड़ा, इसमें फ्यूजियामा और अफ्रीका, लोले है। वो नंबरिंग का प्रॉब्लम है, उससे क्या है टेंशन, क्वेश्चन अलग है ना। यही तो तुम लोग नशा में रहते हो। फ्यूजियामा और अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत किस प्रकार के पर्वत का संचयन या ज्वालामुखी। कहता है कि फ्यूजियामा और जापान का फ्यूजियामा और अफ्रीका का किलिमंजारो किस प्रकार के पर्वत हैं। देखते हैं, ध्यान देना। ये कहता है याद रखेंगे संचयन या ज्वालामुखी। संचयन या ज्वाला, संचयन का मतलब होता है जमा, संचय का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, जमा करना। संचय, जैसे आप एक शब्द सुनते होंगे संचय निधि, मतलब जमा पूंजी या जमा निधि। देखो भाई, अफ्रीका, सबसे पहले अफ्रीका की चोटी है किलिमंजारो, जो अफ्रीका का देश तंजानिया में है। कहां पर है, तंजानिया पे है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये भूमध्य रेखा पे है। किस रेखा पे है, भूमध्य रेखा के पास अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो तंजानिया में है, जो एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। कैसे पर्वत का उदाहरण है, कैसे पर्वत का, ज्वालामुखी। गौर कीजिएगा, जैसे याद रखेंगे कि मान लीजिए कि मैग्मा निकलेगा, मैग्मा निकलेगा, तो मैग्मा जब निकलेगा तो ऑटोमेटिक है कि मैग्मा वो जमा होगा, और मैग्मा जब जमा होगा तो ऑटोमेटिक है कि वो इस आकार में, वो क्या है, वो इस आकार में वो बन जाएगा। तो ऐसे यहां से अगर मैग्मा निकल रहा तो वो सेफ जो लेगा, कभी आप ऐसा किए होंगे, आटा आप जो है, आटा एक जगह जमा कीजिए, पिसा हुआ आटा या कोई भी अनाज आप जब जमा करते हैं तो ये नेचुरल है कि ये है कि ये देखेंगे इस शेप में आपको जमा होगा। होता है कि नहीं होता है। कुछ भी चीज आप जमा कीजिए, आटा जमा कीजिए, रेत जमा कीजिए, बालू जमा कीजिए, गेहूं, चावल, आटा, तो आप देखेंगे कि यही स्वरूप में बनता है कि नहीं बनता है। तो इसी तरह के इसी स्वरूप में बनता है। और पर्वत हम किसको कहते हैं, तो वैसे स्थल कृतियां या वैसे स्ट्रक्चर जो याद रखेंगे त्रिभुजाकार हो, इसका शेप जो है त्रिभुजाकार होना चाहिए, क्योंकि तभी ये सरफेस पर ये टिक पाएगा। इसलिए कर इसके यहां याद रखेंगे चौड़ाई कम होगा, यहां देखिए ज्यादा है। और ये आकार आप नॉर्मल भी अगर आप बालू जमा कीजिए या कोई भी चीज जमा कीजिए तो यही शेप में देखेंगे कि आपको जमा होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर पर्वत कहलाते हैं। तो अफ्रीका का किलिमंजारो कैसे ज्वालामुखी, इसमें हुआ है क्या, होता क्या है कि इसमें ये मैग्मा निकलते रहता है, और मैग्मा जब निकलते रहता है तो ये ध्यान रखेंगे इसी रूप में ये बन जाता है। और ऐसे पर्वत याद रखेंगे ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। कैसे पर्वत के उदाहरण है, ज्वाला, कैसे ज्वाला। तो दो पर्वत में मुख्य रूप से फ्यूजियामा, कौन सा, फ्यूजियामा की बात करेंगे। फ्यूजियामा कहां है, जापान। फ्यूजियामा कहां है, जापान। फ्यूजियामा कहां है, जापान। और किलिमंजारो कहां है, तंजानिया। किलिमंजारो कहां है, किलिमंजारो। प्रश्न आएगा कि ध्यान रखिएगा कि किलिमंजारो किस रेखा के आसपास है, भूमध्य रेखा। किस रेखा के आसपास, कौन सा, किलिमंजारो। जबकि ध्यान रखिएगा कि दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण पर्वत हैं जिसमें ध्यान रखेंगे, हमने अभी पूरा आपको बता ही दिया है कि वो रॉकी पर्वत हो, एंडीज पर्वत हो, आल्पस हो या फिर हिमालय हो। ये सभी याद रखेंगे दुनिया के ऊंचे ऊंचे पर्वत और वलित पर्वत के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। ये तो अभी अलगे ही पीपीटी बनाया है, 4 बार आता है ना। चलो भाई ध्यान देना। आरावली पर्वत, पारसनाथ किस प्रकार का पर्वत है, बताइए। आरावली और पारसनाथ किस प्रकार, अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है, जो अवशेष के रूप में बचा हो, अवशेष के रूप में, अवशेष के रूप में। तो याद रखेंगे ऐसी मान्यता है कि आरावली पूर्व में हिमालय से भी ज्यादा ऊंचा था, लेकिन ध्यान रखेंगे हिमालय से ज्यादा ऊंचा होने के कारण, ध्यान रखेंगे, लेकिन वो एक लिमिट पर जाकर वो रुक गया और उसके बाद उसके ऊंचाई में हास मतलब याद रखेंगे कमी होता गया। ऐसा कमी इसलिए हुआ क्योंकि आरावली पर एक विशेष बल कार्य कर रहा था, और वो था याद रखेंगे हवा। कौन, पानी। कौन, हवा, पानी और प्रकाश के कारण धीरे 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 वो क्या है, टूट टूट कर याद रखेंगे गिरा।
और उसी के कारण याद रखेंगे। और वर्तमान में अभी जो अवशेष के रूप में बचा है, इसे लेकर अरावली को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ये देखो लड़कियां क्या कर रही है, मोबाइल देख रही है। साइलेंट। तो अवशेष के रूप में बचा है क्या है, अरावली, है ना। अवशेष के रूप में कौन, अरावली, अवशेष के रूप में अरावली। और हिमालय क्या है कि हिमालय निरंतर बढ़ रहा है। हिमालय क्या है, निरंतर। ध्यान दीजिएगा कि हिमालय पर इंटरनल फोर्स काम कर रहा है। हिमालय पर इंडियन प्लेट अभी भी दबाव बना रहा है, जिसके कारण हिमालय ऊपर उठ रहा है। और कालांतर में अभी लाखों करोड़ों साल तक याद रखेंगे वो अभी ऊंचा जाएगा ही जाएगा। लेकिन अरावली आज के 1 लाख साल और आज के 1 करोड़ साल बाद ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि वो सतह तक आ जाए, है ना। क्यों, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, उस पर बाह्य बल काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आज से 100 साल पहले ये बिल्डिंग यहां नहीं था और आज के 100 साल बाद ये बिल्डिंग यहां नहीं रहेगा। इससे मकान मालिक गिराए या ना गिराए, यह स्वतः गिरेगा। ये स्पष्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अवशेष के रूप में अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण अरावली, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण सतपुड़ा, ब्लॉक पर्वत का, और ध्यान रखिए बलित पर्वत का उदाहरण हिमालय। कौन, कन्फर्म ना। तो याद रखिएगा। अब देख लीजिए अरावली की बात करेंगे, मुख्य रूप से है राजस्थान में। कहां है भाई, राजस्थान में। कौन सा, अरावली। इसकी चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। इसकी चोटी का नाम गुरु शिखर। किसका, अरावली। किसका, यहां से 2 नदियां भी निकलती हैं, एक का नाम है लूनी, क्या नाम है, और एक का नाम है बनास, क्या नाम है। तो बनास और लूनी कहां से निकलती है, अरावली। कहां से, कहां से, जबकि पारसनाथ, कौन सा, पारसनाथ कहां है, झारखंड। पारसनाथ कहां है, तो झारखंड की ये सबसे ऊंची चोटी में से एक है, कौन, पारसनाथ। तो पारसनाथ कहां है, झारखंड। कहां है, कौन सा, पारसनाथ। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। चलिए देखेंगे यहां पे क्या कहता है। कहता है प्लेटों में किसका निर्माण होता है, गतिशील, जिसमें द्वीपों, महाद्वीपों और महासागर। कहता है कि प्लेटों में किसका निर्माण होता है और वो गतिशील होते हैं। देखो भाई, प्लेट की बात करेंगे तो प्लेट मुख्य रूप से याद रखेंगे महाद्वीपीय और महासागरीय, महाद्वीपीय और महासागरीय, महाद्वीपीय और महासागरीय। प्लेट की मैंने बात किया था तो मैंने कहा था कि पृथ्वी के सतह के नीचे याद रखेंगे प्लेट है। क्या है, प्लेट है। एक को कॉन्टिनेंटल प्लेट कहते हैं और एक को याद रखेंगे ओशनिक प्लेट कहते हैं। एक को महासागरीय प्लेट कहते हैं और एक को महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं। सदैव ध्यान रखिएगा कि महाद्वीपीय प्लेट से कहीं ज्यादा वेट जो होता है वो याद रखेंगे महासागरीय प्लेट का होता है। किसका होता है, किसका होता है, ध्यान रखेंगे। जर्मन वैज्ञानिक वैगनर ने ये कॉन्सेप्ट दिया और ये समझाया लोगों को कि ध्यान रखेंगे कि उसने ही महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया और उसने ही कहा था कि प्राचीन में एक ही भूखंड थे जिसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था, क्या नाम था, क्या नाम था। तो प्राचीन में प्यारे ध्यान रखिएगा कि एक ही भूखंड थे जिसको वैगनर ने कहा कि ये पेंजिया था। और पेंजिया के बाद प्यारे ध्यान रखेंगे कि इसके चारों ओर एक वाटर के लेयर थे जिसे पैंथेसाला कहा। क्या कहा, पैंथे, याद रखेंगे, साला नाम दिया। तो पैंथेसाला और याद रखेंगे पेंजिया, ये जल वाले भाग थे। ये कौन वाले भाग थे, जल वाले भाग थे। और ये क्या थे, स्थल। ये कौन थे, स्थल। पेंजिया क्या था, स्थल। पेंजिया क्या था, स्थल। कालांतर में ये हुआ होगा कि ये पेंजिया 2 भाग में बट गया। 2 भाग में बटा और 2 भाग में जब बटा तो ऊपर वाला भाग प्यारे कहलाया अंगारा लैंड। क्या कहलाया, अंगारा लैंड। क्या कहलाया, अंगारा। और नीचे वाला कहा है प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना। नाम सुने होंगे, कौन सा, गोंडवाना। कौन सा, तो पेंजिया रूपी बाप के 2 पुत्र हुए, अंगारा लैंड और गोंडवाना। अंगारा लैंड और, अब प्यारे ध्यान रखना कि अंगारा लैंड से कई महादेश बने। अंगारा लैंड का जो पार्ट था उसमें सबसे पहले रखेंगे ऊपरी एशिया का जितना महादेश था, एशिया बना। इसके अलावा यूरोप बना,
यूरोप के अलावा उत्तरी अमेरिका। वैगनर ने यह कहा कि ये सारे के सारे कंटिनेंट अंगारा लैंड से बने, जबकि पेंजिया के निचले भाग गोंडवाना से लगभग पूरा दक्षिण भारत आप कह सकते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करेंगे ये भी बना है। इसके अलावा याद रखेंगे मुख्य रूप से अफ्रीका और अफ्रीका के बाद दक्षिण अमेरिका, ये सारे कंटिनेंट और भारत के जो पार्ट हैं खास करके दक्षिण भारत, ये सब प्राचीनतम भूखंड किसके भाग थे? गोंडवाना। किसके भाग थे? किसके भाग थे? जबकि यहां पर कहता था, कह रहा है कि प्लेटों में किसका निर्माण होता है और गतिशील, तो इससे द्वीप, महाद्वीप और याद रखेंगे महासागर। और सदैव ध्यान रखेंगे प्लेट में मूवमेंट है। प्लेट में क्या है? अक्सर सोशल मीडिया पर आप सुन रहे होंगे कि अफ्रीका 2 भाग में बटेगा, अफ्रीका 2 भाग में बटेगा, लेकिन वो अभी नहीं, उसके लिए लाखों करोड़ों साल का प्रोसेस लगता है, क्योंकि ये कंटिनेंटल विस्थापन जो सिद्धांत वैगनर ने बताया, इसमें कहा कि करोड़ों साल तक ये प्रोसेस चलते रहता है, तब जाकर याद रखेंगे ऐसी आपको घटनाएं देखने के लिए मिलता है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि प्लेट के निर्माण से जो होता है और वो गतिशील अवस्था जिसमें द्वीप, महाद्वीप और महासागर। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। जैसे अभी भारत यहां है, हो सकता है कि भारत यहां से कट के निकल के ऑस्ट्रेलिया में सड़ जाए लेकिन ये प्रोसेस 1000, 2000, 3000 साल के नहीं, यह सब प्रोसेस जो होता है करोड़ों करोड़ों साल में तक चलते रहता है। तब तक होता क्या है कि धरातल और पृथ्वी पर से कई याद रखेंगे जीव ही विलुप्त हो जाते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे कि एक विशेष एरा था मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा में याद रखेंगे एक विशेष जीव यहां रहता था, डायनासोर, और डायनासोर विलुप्त हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि धरती अभी यहीं पर है और इसी तरीके से कई जीव विलुप्त हो जाएंगे। हो सकता है कि मानव आज के मात्र ज्यादा नहीं, आधुनिक मानव आज से 200, 300 साल, 400 साल जाते जाते मानव की सृष्टि ही समाप्त हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी आप देखेंगे, जितना भी हम सब चीज का उपयोग कर रहे हैं और वो हमारे बॉडी पर उसका बुरा असर पड़ रहा है। आज हमने ध्यान रखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके मैंने पक्षियों को ऐसे नष्ट कर दिया, क्योंकि पक्षी के कोई घोंसला और आवास अब कहीं मिलते ही नहीं है। लगातार मैंने जंगलों को काटा, वैश्विक तापमान बढ़ गए, जिसके कारण उसका अंडा में याद रखेंगे चूजा ही डेवलप नहीं हो पाया। इस लेकर ध्यान रखेंगे सारे पक्षी विलुप्त हो गए। हो सकता है कि यही असर मानव पर अगर पड़ गया तो मानव भी याद रखेंगे विलुप्त हो जाएगा। और यह सत्य है कि आने वाले भविष्य में हो सकता है 2-4 हजार साल के बाद मानव की स्थिति बहुत खराब हो जाए। मानव में याद रखें फर्टिलाइज दर इतना घट जाएगा कि धीरे धीरे मानव की सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो भी प्रकृति है, ये प्रकृति मौजूद रहेगा, क्योंकि हमने प्रकृति को नष्ट किया है। और प्रकृति जब हमको ही नष्ट कर देगा तो पुनः वो अपने स्वरूप में आ जाएगा, जिस स्वरूप में याद रखेंगे हमारे सृष्टि के पहले से वो था। क्योंकि हम आधुनिक मानव मात्र 10 लाख वर्ष पहले से ही हैं, और उससे करोड़ों साल पहले यहां पर बहुत सारे जीव थे। बहुत सारे जीवों में वर्टिब्रेट थे, इनवर्टिब्रेट था, फिश था, एम्फीबिया। क्योंकि हमसे, हमारे मनुष्य से आने से पहले इस पर फिश था, एम्फीबिया था, रेप्टाइल्स था, बर्ड था और मेमेल्स भी था। हम तो बाद में आए हैं। तो ये स्पष्ट है कि जब वो सब विलुप्त हो सकता है तो मानव भी विलुप्त हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा द्वीप, महाद्वीप और महासागर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अब थोड़ा देखते रहना, टाइम 15 तक रुकना भाई, हमारे पास मोबाइल नहीं है, देख रहे हैं, 10 मिनट और पढ़ाएंगे। हम तुम्हारा हलचल समझ रहे, स्थिति बताओ ना भाई। रुक जाओ, 2-3 क्वेश्चन तो और पढ़ाने दो ना भाई। 45 तक पढ़ा खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो। तुम लोग का बेचैनी हम समझ रहे हैं। हाँ, प्लेट कैसी रहती है, हाँ यही करवा दें अपना व्यक्तिगत। देखिए
प्लेट कैसी रहती है भाई? गतिशील। ये गतिशील नहीं कीजिएगा, गतिशील कर दीजिएगा, गतिशील वहां काट के कर दीजिएगा, गतिशील आप लोग लिखिए, गतिशील नहीं है, गतिशील मूवमेंट है, गतिशील याद रखिएगा। ऑनलाइन वाले भी ध्यान दीजिएगा। प्लेट कैसे रहती है? गतिशील। प्यारे ध्यान रखना, हमने बताया था कि प्लेट गतिशील है, ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी भी गतिशील है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर याद रखेंगे घूर्णन कर रहा है और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से प्लेट के अंदर भी मूवमेंट है। प्लेट के अंदर क्या है? मूवमेंट है। जैसे आपके बॉडी के अंदर ब्लड का मूवमेंट है कि नहीं है? लेकिन क्या आपको पता चलता है कि ब्लड का मूवमेंट हो रहा है? लेकिन ब्लड का मूवमेंट है, तो उसी प्रकार से प्लेट का मूवमेंट है। लेकिन ये पता कब चलता है? तो ये पता चलता है तब जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं, तभी याद रखेंगे भूकंप की स्थिति बनती है। इस लेकर याद रखें प्लेट क्या है? गतिशील। प्लेट क्या है प्यारे? गतिशील याद रखेगा, प्लेट गतिशील है। प्लेट क्या है? गतिशील याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल प्यारे क्या कहता है, ध्यान देंगे। चलो नेक्स्ट सवाल कहता है कि भूकंप को क्या कहते हैं? तो भूकंप को क्या कहते हैं? कंपन। जब भूमि एक दूसरे से टकराता है, जब एक दूसरे प्लेट से टकराता है तो वो कंपन, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि साउंड, यही ध्वनि, ये ध्वनि जब निकलता है तो वो ध्वनि बाहर निकलना चाहता है, और जब बाहर निकलना चाहता है, जैसे गैस, साउंड, ये सभी फोर्स है, एयर, हवा, ये सभी क्या है? बल है। और ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे कि जब हम यहां पर बम पटकते हैं तो वहां का शीशा टूटता है। इसका मतलब है कि जब हम बम पटकते हैं तो उसके ध्वनि बाहर निकलना चाहता है, और बाहर निकलने के क्रम में शीशा जब अवरोध करता है तो ध्यान रखेंगे उसको वो तोड़ देता है। तो उसी प्रकार से जब प्लेट टकराता है और जब उसमें कंपन होता है तो वही कंपन भूकंप कहलाता है, और वो जमीन से बाहर निकलना चाहता है। जमीन जब अवरोध करेगा तो ध्यान रखेंगे वो जमीन को हिला देगा, और स्पष्ट रूप से जब बहुत तेज कंपन होगा तो वो कंपन निकलेगा। और कभी कभी आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि भूकंप के कारण धरती तक फट जाता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो कंपन बहुत तेज था, इस लेकर धरती को तो बहुत ज्यादा डैमेज किया ही, और धरती को फाड़ ही दिया, और जितने सतह के इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो सभी धराशाही हो गए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है भाई 44 नंबर का कहता है कि भूकंप की तीव्रता और उत्पत्ति का स्थान कैसे पता करते हैं? कुछ यंत्रों के द्वारा। किसके द्वारा? और वो कुछ यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। क्या है? तो भूकंप की तीव्रता याद रखेंगे सिस्मो। क्या भाई? सिस्मो याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। जबकि याद रखेंगे रिएक्टर स्केल पर इसकी क्या है? तीव्रता नापी जाती है, जबकि मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। अब भूकंप की तीव्रता नापी जाती है सिस्मोग्राफ से, और इसकी तीव्रता आंकी जाती है याद रखेंगे रिएक्टर स्केल पर। किस स्केल पर? रिएक्टर स्केल पर। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। यहां पे सवाल कहता है भाई, कहता है कि बताएंगे, कहता है कि दरभंगा में भूकंप कब आया था? 1934। 1934 में कब आया था? 1934 में। तो ये तो सीधा स्टैटिक से याद रखेंगे कि दरभंगा में जो भूकंप आया था वो ध्यान रखेंगे कब आया था? 1934 में। जबकि कहता है कि महाराष्ट्र के लातूर में भूकंप कब आया था भाई? तो ये आया था 1933। 1933 में। कहां पे? लातूर। कहां पे? लातूर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। कहां पड़ता है? जबकि दरभंगा में कब आया था? दरभंगा में कब आया था? 1934 में ना। चलिए और देखेंगे यहां पर सवाल वही है कि भूकंप की तीव्रता नापते हैं कैसे प्यारे? सिस्मोग्राफ। किससे नापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? तो कौन सा?
पागल हो गई है, भांग खा के आती है। भूकंप की तीव्रता अभी मैंने बताया था सिस्मोग्राफ, किसके द्वारा? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा प्यारे रिएक्टर स्केल पर इसकी क्या मापी जाती है? तीव्रता। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता। चलिए अब सवाल बढ़िया है कि बिहार में कितने भूकंपी क्षेत्र बांटे गए हैं? 4। कितने प्यारे? याद रखेंगे जॉन 5, कितना? जॉन 5 के बाद जॉन 4 याद रखेंगे, जॉन 3 और जॉन 2 ये याद रखेंगे। भूकंप के क्षेत्र बांटे गए हैं। गौर कीजिएगा कि सबसे सेंसिटिव जोन होता है भूकंप, याद रखेंगे 5, जो हिमालय क्षेत्र में आपको मिलेगा। किस क्षेत्र में मिलेगा? हिमालय। फिर 4 की बात करेंगे, ये ज्यादातर उत्तर बिहार, गंगा का मैदान, गंगा का याद रखेंगे मैदान वाला एरिया है। 3 में याद रखेंगे इसमें भी भारत के कई क्षेत्र हैं, भारत के कई क्षेत्र हैं। और 2 भी याद रखेंगे भारत के ही क्षेत्र में। अब सवाल यहां पर ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो याद रखेंगे 3 और 2 में ज्यादा नुकसान नहीं होता है। 2, 3 दक्षिण भारत, महाराष्ट्र में हल्का हल्का महसूस होता है। तो 2 और 3 याद रखेंगे जो क्षेत्र है भूकंप का, वहां पर खतरा लगभग नहीं होता। सबसे ज्यादा सेंसिटिव 5 है जो हिमालय क्षेत्र में है। कहां पर है? हिमालय क्षेत्र। बिहार के ध्यान रखेंगे कुछ जिले जो नेपाल के सीमावर्ती हैं वो काफी सेंसिटिव हैं, जो जोन 5 में आते हैं, जबकि पूरा हिमालय याद रखिए जोन 5 के अंतर्गत आता है। जबकि कच्छ का रण और गुजरात का कच्छ भी जोन 5 के अंतर्गत आता है। पूर्वोत्तर भारत सारे जोन 5 के अंतर्गत आते हैं, जबकि गंगा का मैदानी वाला एरिया याद रखेंगे दक्षिण बिहार जोन 4 में आता है। इसके अलावा 2 और 3 की बात करेंगे, यहां पर खतरा क्या होता है? कम। तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन कौन सा है? 5। लिखना है, लिखना था? अच्छा ठीक है, लिखवा देंगे, आगे क्लास में भी आएगा ना, काहे टेंशन ले रहा है बच्चे। चलो देखो फिर आ गया, अभी लिख लेना। लूल कहीं का, जब एक एक क्वेश्चन से सब क्वेश्चन वही लिखेगा। एक क्वेश्चन में लिखवाए भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ पढ़ा दिए, तेसर काम आएगा फिर बोलेगा ये लिखवे नहीं किया, फिर लिख सिस्मोग्राफ। अरे कोसे कबूतर पढ़ा दिए हैं तो याद रख, फिर कोसे करेला, कोसे ककड़ी। चलिए भूकंप 3 क्षेत्र कहता, भूकंप 3 क्षेत्र में कौन सा जिला आता है? बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद इत्यादि। प्यारे अभी मैंने कहा था कि जोन 4 में उत्तर बिहार, जोन 4 और 5 में कौन? उत्तर बिहार। और हिमालय से या नेपाल से सटा जितना भी बिहार का जिला है वो सारे याद रखिए कितने में आता है? जोन 5 में आता है। जबकि दक्षिण बिहार का बक्सर, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास ये झारखंड के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से लगा हुआ है, इसलिए कर ये जोन कितने में आता है? 3। यहां पर याद रखेंगे भूकंप के खतरे कम महसूस होंगे और जान माल का नुकसान कम होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए भूकंप 4 क्षेत्र में कौन कौन आएगा प्यारे? पूर्वी चंपारण, सीवान, वैशाली, पटना, ये सभी भूकंप जोन कितने में आएंगे? 4। कितने में आएंगे? 4 में। तो भूकंप क्षेत्र 4 में आएगा कौन कौन सा जिला? तो पूर्वी चंपारण, सीवान, वैशाली, पटना, ये सभी याद रखेंगे किस क्षेत्र में आएंगे? तो जोन याद रखेंगे 4 में। जबकि अभी मैंने कहा था कि जोन 5 की अगर बात करेंगे तो जोन 5 में मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण के अलावे पूर्वी चंपारण के कुछ ऊपरी वाले भाग, सीतामढ़ी वाले ऊपरी वाले भाग, किशनगंज, अररिया, सुपौल, ये सभी याद रखेंगे और हिमालय के क्षेत्र जोन 5 में। क्लियर? तो आज का सेशन कमांडो यहीं तक। चलिए अजय को निकाल दो।